Good morning, students. This is the second part of South Asia and the contemporary world. In last video, we have discussed about the concept of South Asia and we have read about some points of Pakistan's internal politics. Today, we will going to continue this chronology. Let us discuss this slide. देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले बात की थी कि पाकिस्तान में कैसे इनिशियली जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली तो लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बने और तब पाकिस्तान में इंडिया के जैसे प्रेसिडेंशियल जो पावर्स थी वो इतनी कम नहीं थी। इंडिया में कैसा सिस्टम है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होते हैं और प्रेसिडेंट जो हैं वो वीक होते हैं, प्रेसिडेंट वीक होते हैं इंडिया में। लेकिन इनिशियली पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर को वीक बनाया और प्रेसिडेंट को मोर पावरफुल बनाया। अपन यूँ कहें कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो इंडिया से कम्प्लीटली डिफरेंट था। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पावरफुल होता, उसके पास पावर होती है, जबकि प्रेसिडेंट के पास हमारे यहाँ पर पावर नहीं होती है। ये तो रहा इन इंडिया। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे सिंबॉलिक रहते हैं। लेकिन अगर अपन पाकिस्तान की बात करें, मैं इनिशियली वर्ड वापस कहना चाहूँगी, ये इनिशियली था, लेकिन पाकिस्तान में इनिशियली ज़्यादा पावरफुल होते थे प्रेसिडेंट और लेस पावरफुल रहा करता था प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो था उसकी सिचुएशन कंपैरेटिवली वीक रहती थी। ये था पाकिस्तान का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये इसलिए बताया है क्योंकि लेटर ऑन पाकिस्तान ने अपने इस सिस्टम को चेंज कर दिया और उसने भी इंडिया का सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही अडॉप्ट किया था, जो कि आज भी कंटिन्यू है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनिशियली लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे। 47 से लेकर 58 तक लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन लेटर ऑन जनरल अयूब खान ने कू करते हुए, तख्ता पलट करते हुए, जनरल अयूब खान खुद प्रेसिडेंट बन गए और प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने पूरी पावर जो है, पॉलिटिकल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में ले ली। तो जनरल अयूब खान जनरल मिलिट्री मैन तो रहे ही, इसके साथ ही साथ वो प्रेसिडेंट भी बन गए। हालांकि कू इनका किया था पर वो पूरी गवर्नमेंट ही पूरी की पूरी गिर गई। आगे हम लोग अगर कंटिन्यू करें, मैं आपको यहाँ तक बता चुकी थी कि 58 to 69, 58 से लेकर 69 तक, ईयर 1969 तक रूल किया था जनरल अयूब खान ने। अब जनरल अयूब खान ने यहाँ तक रूल किया था, लेकिन लेटर ऑन क्योंकि उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा होने लग गए थे और ओपोजिशन बहुत बड़ा एक रेज हो गया था, इस वजह से जनरल अयूब खान ने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने की वजह से वैक्यूम ऑफ पावर जब क्रिएट हुआ तो उस वैक्यूम ऑफ पावर को फिल करने का काम किया जनरल याह्या खान ने। जनरल याह्या खां के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल बिहेवियर के पर्सन थे, बहुत ज़्यादा ब्रूटल नेचर के ये पर्सन थे और इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर अपनी डोमिनेंस कब एस्टैब्लिश की, सिंस 1969 टू 1971। 1961 में जैसे ही अयूब खान ने रिज़ाइन किया था, ये जनरल याह्या खां का फ़ोटो आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट में एक डोमिनेंट पावर बन गए, उन्होंने कू कर दिया। अब जनरल याह्या खां के बारे में मैंने आपको बताया कि जिस टाइम पर इन्होंने कू किया वो टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम था। क्रूशल टाइम क्यों था?
ब्रीफली अभी मैं बता रही हूँ, लेटर ऑन में आपको जब बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे, वो क्रोनोलॉजी हम लोग उसमें कंटिन्यू करेंगे। ब्रीफली अगर मैं आपको इतनी सी बात बताऊं कि क्यों क्रूशल था वो टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा, तो वापस हम लोग मैप पर आते हैं। ये स्टूडेंट्स, मैंने कल भी आपको बताया था, इसको अगर अपन अभी बांग्लादेश नहीं माने, अभी, है ना, हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी क्रोनोलॉजी में हम कहाँ पहुँचे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं 1969 की। 1969 में कौन आया? जनरल याह्या खां के टेन्योर की बात कर रहे हैं। तो जनरल याह्या खां के टेन्योर में ये जो आपको रेड कलर्ड रीजन दिख रहा है, ये रेड कलर्ड रीजन जो है वो ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था। अब वो ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था, तो यहाँ पे वेरियस रीजंस थे। अब रीजंस क्या थे, अगेन हम लोग बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, ये भी पाकिस्तान का एक पार्ट था। ये दोनों के दोनों ही सिस्टर कंसर्न स्टेट्स थे, भाई भाई, ठीक है। तो दोनों के दोनों ही एक ही थे, ये भी पाकिस्तान था और ये भी पाकिस्तान का ही एक पार्ट था। लेकिन 1969 आते आते इस रीजन में, वैसे भी ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान जो आपको रेड कलर्ड रीजन दिख रहा है, यहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी ये फील कर ही रहे थे अपने आप को, बहुत ज़्यादा एलियनेशन फील कर रहे थे ये लोग कि मेनलैंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट हम पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। ये एलिगेशन ये लोग पाकिस्तानी मेनलैंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर लगाते थे। धीरे धीरे करके अनरेस्ट इंक्रीज़ हुआ तो अनरेस्ट ऐसा बढ़ा कि ये रीजन ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसको हमने अब तक कहा है 1969 की जब अपन बात कर रहे हैं, तो इसने फ्रीडम मूवमेंट चलाना स्टार्ट कर दिया। फ्रीडम मूवमेंट का मतलब क्या है? ये पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक अलग कंट्री, नेशन, स्टेट बनाना चाहते हैं। इन्होंने ये डिमांड करनी स्टार्ट कर दी और इसके लिए इन्होंने ज़बरदस्त मूवमेंट चलाना स्टार्ट कर दिया। अब मूवमेंट के लीडर कौन कौन थे वो अभी आप लोग अगर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं, देन वेल एंड गुड। और लेटर ऑन जब बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तब हम लोग आपको बताएंगे। एक लीडर का नाम मैं अभी आपको बता देती हूँ। एक लीडर उनमें थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ईस्टर्न पाकिस्तान का जो फ्रीडम मूवमेंट था, इस फ्रीडम मूवमेंट को लीड करने वाले कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में फ़ोटो पेस्टेड है, हम उसके बारे में वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, लेकिन ये मूवमेंट 1969 के आते आते और ज़्यादा धीरे धीरे 70s आते हुए तो ये और ज़्यादा वायलेंट हो गया था। तो मूवमेंट वायलेंट हो रहा है, मूवमेंट में ऐसी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी थी कि ये तो सच में पूरा का पूरा अपना एक नेशन बना लेंगे। इनकी पावर भी बहुत इंक्रीज़ हो रही थी। अब बहुत सारे रीजंस थे इसके पीछे, और ये सारे रीजंस को देखते हुए क्या हुआ कि इंडिया, यहाँ पे क्या था फिर कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वहाँ पे मेनलैंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, अब देखो आपको कोई मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को रोकना है, वो अगर पीसफुली नहीं रुक रहा है तो पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट तो क्या करेगी? पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट तो अट्रॉसिटीज़ करेगी, मारकाट करेगी कि चुप हो जाओ वरना हम मार देंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो ऐसे करेगी, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यही किया। 1969 टू 1971, ये जो 3 ईयर्स है, 69, 70 एंड 71, ये 3 ईयर्स तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ईस्टर्न पाकिस्तान के जो सिविलियंस थे, बेसिकली जो मिलिटेंट्स थे, जो कि एक न्यू नेशन की डिमांड कर रहे थे, जो कि इस फ्रीडम मूवमेंट को लीड करने का काम कर रहे थे, इन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अट्रॉसिटीज़ करना स्टार्ट कर दी। और स्टूडेंट देखो आप कितनी ये वर्स्ट फिनोमेना देखने को मिला। ये भी पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान,
दोनों के दोनों पाकिस्तान है, दिस पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी। अपनी ही कम्युनिटी के ऊपर पाकिस्तान ने अट्रॉसिटीज करवाई। रीज़न क्या था? रीज़न था कि बस ये लोग कुछ राइट्स की डिमांड कर रहे थे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जब इनके राइट्स फुलफिल नहीं किए, राइट्स की डिमांड को पूरा नहीं किया, तो फिर इन लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, आप हमको राइट नहीं दे रहे हो, तब हमको फ्रीडम चाहिए। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों के अगेंस्ट अट्रॉसिटीज़ की, इतनी सारी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और टॉर्चर कैसा था? जैसा 1947 के टाइम पर कम्युनल वायलेंस हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम के बीच का, वैसा ही पूरा का पूरा सिनारियो मोर और लेस आपको देखने को मिला। रिपीट हुआ ये सिनारियो 1971 से 1969, 1970, 1973, 71, इन 3 सालों में 1947 वापस रिपीट होता है। डिफरेंस बस इतना सी है कि पहले ये दो कम्युनिटीज़ के बीच में वायलेंस था, लेकिन ये वाला जो वायलेंस है वो विद इन कम्युनिटी, जिसको अपन टेक्निकल लैंग्वेज में कहें इंट्रा कम्युनिटी, ये इंट्रा कम्युनिटी वायलेंस था। 1947 को पाकिस्तान ने वापस रिपीट किया। पहली बात तो 47 का जो वॉर, ये जो कम्युनल वायलेंस था वो इंटर कम्युनिटी था, और इसके अलावा ये 2 नेशंस के बीच में था, 2 सेपरेट नेशंस के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों के बीच का था ये। लेकिन ये वाला जो था, ये वाली जो अट्रॉसिटीज़ थी, जो कम्युनल वायलेंस था, ये वायलेंस इंट्रा कम्युनिटी था। इंट्रा कम्युनिटी का मतलब क्या है? एक ही कम्युनिटी के अंदर होने वाला वायलेंस, ये इंट्रा कम्युनिटी वायलेंस था कि लोग अपने ही जाति के लोगों के अगेंस्ट वायलेंस कर रहे हैं और एक ही देश के अंदर वो वायलेंस हो रहा है। ऐसा किया था पाकिस्तान ने। अब हुआ क्या कि इनकी पावर तो, जो ईस्टर्न पाकिस्तान है, इसकी पावर तो कहीं कम होने वाली नहीं थी, है ना। ये लोग लेकिन लेडीज़ के ऊपर, बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ हो रही थी, और आपको मालूम है फिज़िकल वायलेंस भी बहुत ज़्यादा था, और मास लेवल पर लेडीज़ के साथ भी बहुत ज़्यादा अपन कह सकते हैं फिज़िकल वायलेंस किया गया। अब इतनी ब्रूटल कंडीशन थी, और इस ब्रूटल कंडीशन, और दूसरी बात कि बांग्लादेश में फ्लड भी आता रहता है, तो फ्लड की एक तो पहले बहुत ज़्यादा पुअर्टी, फ्लड आ रहा है, लोग उसमें परेशान हैं, इसके अलावा आप इतनी ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में आप कहें, इसको कहते हैं ना, हर तरह से मर रहा है आदमी, तो वो कंडीशन बांग्लादेश में थी। अब वो लोग माइग्रेट करके आ रहे थे इंडिया। अब वो लोग जब इंडिया में माइग्रेट करके आ रहे हैं, तो इंडिया में रेफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हो गया। अब हर रोज़ अगर 50,000 लोग इंडिया में आते हैं, तो इंडिया के ऊपर दो या 3 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि इंडिया में वो 2 और 3 चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर बर्डन देखने को मिलेगा। सबसे पहला, इंडिया की डेमोग्राफी चेंज होती है। इंडिया की डेमोग्राफी चेंज होगी। हम लोग पढ़ चुके हैं डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो चेंज होगा, पहला नंबर, ठीक है। आज जो बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी बात को, वो इस बात को भी समझ पाएंगे कि आज जो एनआरसी की डिमांड उठ रही है, एनपीआर की डिमांड उठ रही है, इस डिमांड के पीछे बहुत बड़ा रीज़न यही है कि ईस्टर्न पाकिस्तान से इंडिया में इतने ज़्यादा रेफ्यूजीज़ आए कि हमारे यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई। डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब ये होता है कि पहले जो मेजॉरिटी में थे वो लेटर ऑन माइनॉरिटी में ना आ जाएं, ठीक है। मेजॉरिटी कहीं माइनॉरिटी ना बन जाए, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट
रहता है। तो डेमोग्राफी इंडिया की चेंज होने का थ्रेट था, हुई भी, चेंज हुई भी, ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ भी। और इस पूरे रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से इंडिया को बहुत बड़े पॉलिटिकल पेमेंट, अपन कह सकते हैं, पे करनी पड़ी है, पेमेंट देनी पड़ी है इसकी। इसके बारे में हम लोग, एक चैप्टर है आपका पॉपुलर मूवमेंट्स, उसके अंदर हम लोग इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। दूसरा था, डेमोग्राफी तो चेंज हो ही रही है। द सेकेंड पॉइंट इज बर्डन ऑन रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज पर बर्डन पड़ रहा है। रिसोर्सेज पर बर्डन पड़ने का मतलब क्या है? लोग यहाँ आएंगे तो रहेंगे कहाँ पे? वहाँ व्यवस्था करें आप, रहेंगे तो खाएंगे क्या, वो देखना पड़ेगा। खाएंगे, इसके अलावा फिर लोगों को जॉब कौन सा मिलेगा? जॉब भी तो देना पड़ेगा उनको। आपको जॉब देंगे तो इंडियंस तो खुद की ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज़्यादा, हम तो खुद बेरोज़गार बैठे हैं, अब इनको भी जॉब देंगे तो फिर हमारा क्या होगा? ये कुछ एक चैलेंजेस इंडिया के सामने थे, कुछ एक प्रॉब्लम्स इंडिया के सामने थी। तो मेजर ये 2 पॉइंट्स थे। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न और भी था। एक और पॉइंट ये था कि जो फ्रीडम फाइटर थे यहाँ के, है ना, फ्रीडम फाइटर, मैंने वैसे कहा था कि नेम मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी डिस्कस कर ही रहे हैं तो मैं आपको नेम बता देती हूँ। एक फ्रीडम फाइटर थे जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ फादर ऑफ नेशन है ना महात्मा गांधी, वैसे ही फादर ऑफ बांग्लादेश जिनको कहा जाता है वो थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो इस पूरे फ्रीडम मूवमेंट को लीड कर रहे थे। और लीड करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान जो हैं उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, है ना, एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम क्या था? उस पार्टी का नाम था अवामी लीग। मुस्लिम लीग से थोड़ी डिफरेंट, अवामी लीग नाम था उनकी पॉलिटिकल पार्टी का। तो शेख मुजीबुर रहमान ने 1969 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? 1969, 70, 71 प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग जिन्होंने पार्टी बनाई थी, उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा कि मैडम आप हमारी हेल्प करें, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, तो हम पाकिस्तान से फ्रीडम चाहते हैं एंड वी नीड योर हेल्प टू कंप्लीट दिस टास्क और इन आर फ्रीडम मूवमेंट। अब इंदिरा गांधी ने इनिशियली इसमें कुछ इंटरवीन नहीं किया था, पर इंडिया के ऊपर इतने सारे बर्डन पड़ रहे थे। पहली बात तो आपका नेबरिंग कंट्री के ऊपर इतनी ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं। आपकी एक ह्यूमैनिटेरियन आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप उनकी हेल्प करें, फर्स्ट पॉइंट। अनदर पॉइंट हम लोगों ने देखा ही था, शेख मुजीबुर रहमान जो हैं उन्होंने भी हमको कहा ही था कि आप हमारी हेल्प करो। थर्ड था कि इंडिया में इंटरनल प्रेशर भी बढ़ रहा था। इंटरनल प्रेशर कैसे बढ़ रहा था कि डेमोग्राफी जब चेंज हो रही है तो डेमोग्राफी चेंज होने की वजह से लोग भी कह रहे थे कि मैडम कुछ तो स्टेप आप लीजिए, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। नेक्स्ट था रिसोर्सेज पर भी बर्डन बढ़ रहा था, ठीक है, बर्डन ऑन रिसोर्सेज ये भी बढ़ रहा था। तब भी ये देखो, ये फोर पॉइंट्स, ये 4 मेजर फैक्टर्स होने के बाद भी इंडिया ने अभी इस वॉरफेयर में इंटरवीन नहीं किया है। ये बहुत आपको इंडिया के पेशेंस को आपको देखना पड़ेगा। हमने अभी भी इस वॉरफेयर में इंटरवीन नहीं किया है। लेकिन होता क्या है कि होता ये है कि पाकिस्तान की ओर से हमारे यहाँ पे बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाती हैं।
पाकिस्तान इंडिया पर बॉम्बिंग स्टार्ट कर लेता है और पाकिस्तान ये एलिगेशन लगाना स्टार्ट करता है इंडिया के ऊपर कि इंडिया इस ईस्टर्न पाकिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और जबकि इंडिया ओपनली ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। अगर बिहाइंड द कर्टन अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो वो किसी बुक में देखना पड़ेगा, लेकिन इंडिया ओपनली ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को ईस्टर्न पाकिस्तान का सपोर्टर बताते हुए इंडिया के ऊपर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। अब बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी, हम लोग तब भी चुप थे, ठीक है। तब भी चुप होने के बाद एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि मार्च अप्रैल में 1971 मार्च अप्रैल में हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई। जनरल मानेकशॉ हमारे वहाँ के हमारे जनरल थे दैट टाइम। सब लोगों ने पूछा कि क्या इंडिया को अटैक कर लेना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए। तो इंदिरा गांधी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर थी और उनके सामने बोलने की हिम्मत कोई कर नहीं सकता था। और मैडम गांधी ने जब जनरल मानेकशॉ से पूछा कि जनरल मानेकशॉ क्या हम वॉरफेयर कर सकते हैं अभी, तो जनरल मानेकशॉ ने वेरी क्लियरली रिप्लाई दिया कि मैम, अगर हम अब लड़ते हैं, अगर अभी हम वॉर करते हैं तो एक बात श्योर होगी, वो है इंडिया की हार, इंडिया की डिफीट। अब ये स्टेटमेंट देना उस प्राइम मिनिस्टर के सामने, जिसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट माना गया कि क्या करेज है जनरल मानेकशॉ में, जिन्होंने इंदिरा गांधी को अपनी ही हार के लिए बता दिया कि अगर अभी वॉर होता है तो एक काम तो होकर रहेगा, सर्टेन है, वो श्योर है, टाल नहीं सकते हैं, वो है इंडिया की डिफीट। पहले इंदिरा गांधी थोड़ी सी एंग्री हुई, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ से पूछा, सर ऐसा क्यों कहा आपने? तब मानेकशॉ ने कहा कि मैडम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बांग्लादेश में फ्लड्स बहुत ज़्यादा आती हैं, कहा मैडम अभी बांग्लादेश में मानसून टाइम आने वाला है, मानसून पीरियड आने वाला है, और मानसून सीज़न में हमारे सोल्जर्स वॉरफेयर करने के लिए ट्रेंड नहीं हैं। वी डू नॉट नो अबाउट द टैक्टिक्स ऑफ वॉरफेयर इन मानसून सीज़न। हम नहीं लड़ सकेंगे, और न ही हमारे पास ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी है, और न ही हमारे पास इतना सपोर्ट है कि हम अभी के अभी लड़ाई कर ले और हम जीत जाए। हम नहीं जीतेंगे। इंदिरा गांधी ने उनसे टाइम मांगा, कब तक? मानेकशॉ ने उनको कहा टिल दिसंबर। इंदिरा गांधी ने उनको दिसंबर तक का टाइम दिया, और मीनवाइल इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया था। दिसंबर तक का टाइम तो किसको दिया था? जनरल मानेकशॉ को। ठीक है, दिसंबर तक अपनी खूब अच्छी से तैयारी करो, फिर बात करेंगे। और मीनवाइल इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन से यूएसएसआर से कर दी 1971 में ही मीटिंग के बाद हमारी हुई ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी। हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई विथ सोवियत यूनियन के साथ हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी हम लोगों ने की। ये ट्रीटी क्यों की? ये ट्रीटी इसलिए की कि माना कि वॉरफेयर हो गया तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तो अमेरिका या फिर यूएसए है, तो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए भी तो कोई सुपर पावर होना चाहिए। तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 1945 से लेके 1991 तक कौन कौन से दो पावर के पोल थे? यूएसए और यूएसएसआर। तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला तो अमेरिका था, तो हमको भी यूएसएसआर चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने 1971 में यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली। फ्रेंडशिप ट्रीटी की हम लोगों ने
एंड इवेंचुअली दिसंबर 1971 में, है ना। मीनवाइल क्या हुआ था, जब ठीक है हम लोग सोच ही चुके हैं कि अब हमको पाकिस्तान के साथ वॉरफेयर करना ही है, तो शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो एग्ज़ाइल में इंडिया आ गए। वो भारत आकर रहने लगे और यहीं से वो अपने जो भी डायरेक्शंस थे यहाँ से बैठकर वो अपने फॉलोअर्स को डायरेक्शन देते कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो शेख मुजीबुर रहमान इंडिया में हैं और इंडियन गवर्नमेंट 1971 दिसंबर में वॉर करती है पाकिस्तान के साथ, और एक हिस्टोरिकल वॉरफेयर में इंडिया की ग्रेट विक्ट्री होती है। ऐसी ग्रेट विक्ट्री जो अभी तक नहीं हुई है, किसी ने ऐसी ग्रेट विक्ट्री नहीं देखी थी 1971 तक और अभी तक नहीं देखी है। ऐसी ग्रेट विक्ट्री में था क्या, था यूँ कि इंडिया जीता तो सही। व्हाट वाज द डेट, 16 दिसंबर। 16 दिसंबर वैसे डीफेम्ड डेट रही है एक, और ये 16 दिसंबर डीफेम्ड क्यों है आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बताएंगे कि 16 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ था 2012। चलो मैं आपको ईयर भी बता देती हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। 2012 में ना, 2012 16, अभी क्योंकि न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहा था इसलिए आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्या हुआ था कि 16 दिसंबर को हम लोग बहुत ज़्यादा डीफेम्ड मानते हैं। खैर इस पर आते हैं, लेकिन हाँ 16 दिसंबर 1971 को इंडिया को एक ग्रेट ट्रायम्फ देखने को मिला, और वो ये था कि पाकिस्तान हारा तो सही, हारने के साथ ही जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान को फ्रीडम मिल गई। अब ईस्टर्न पाकिस्तान को फ्रीडम मिल गई तो शेख मुजीबुर रहमान ईस्टर्न पाकिस्तान वापस गए और इन्होंने अपना एक अलग कंट्री बनाया, और उस कंट्री का नाम ईस्टर्न पाकिस्तान नहीं रखकर बांग्लादेश बनाया। तो बांग्लादेश कब बना, बांग्लादेश बना 1971 में। आ गई बात समझ में कैसे इंडिपेंडेंस मिली थी बांग्लादेश को। अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो इंडिया ने अपना बदला ले लिया पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमेशा हमारा जम्मू कश्मीर मांगता रहता है ना हमसे, उसको अलग करने की बात करता है और कुछ इंडिया के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। पाकिस्तान तो क्या करेगा, लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तान के टुकड़े ज़रूर कर दिए और पाकिस्तान से ईस्टर्न पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश को हम लोगों ने इंडिपेंडेंस दिलवाई और बांग्लादेश नाम का एक अलग कंट्री बना। फर्स्ट विक्ट्री। अनदर विक्ट्री वॉज कि पाकिस्तान हार तो गया ईस्टर्न पाकिस्तान में हमारे साथ, लेकिन अराउंड 96,000, ठीक है, अराउंड 96,000 ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स उन्होंने इंडिया के सामने सरेंडर किया था। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी एक सोल्जर और आर्मी मैन के लिए कि आप किसी के सामने, अपने दुश्मन के सामने आप सरेंडर करें। एक वो कई बार आर्मी मैन ये भी कहते हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के 96,000 सोल्जर्स ने अपना सर झुका दिया, सरेंडर कर दिया टूवर्ड्स इंडिया। और सरेंडर करने के बाद उन्हें इंडिया की सारी बातें, सारी शर्तें माननी पड़ी। अब सारी शर्तें जब माननी पड़ी तो ये एक बुक में मैंने कहीं पढ़ा है कि क्योंकि सरेंडर किया था इतने सारे लोगों ने, तो दैट टाइम जनरल याह्या खान 1969 में आए थे। जनरल याह्या खान 1971 तक जनरल याह्या खान का टेन्योर रहा। अब जनरल याह्या खान जनरल होके, आप जनरल का नाम मतलब मिलिट्री मैन होके आप इंडिया से हार गए, ये उनके लिए बहुत शेमफुल बात थी। वैसे इसका आउटकम क्या निकला उसको लेकर कभी डिटेल में अपन पढ़ेंगे कि 96,000 सोल्जर्स के सरेंडर करने के बाद क्या हुआ था। ये
बिहाइंड द कर्टन बातें जो सुनने पढ़ने में आई हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ हम लोग वापस अपनी क्रोनोलॉजी पर आ रहे हैं। तो ये सब हुआ था 1971 में। जनरल याह्या खां ही, ये जो वॉरफेयर हुआ था दैट टाइम, जनरल याह्या खां ही पाकिस्तान को लीड करने का काम कर रहे थे। पाकिस्तान की पॉलिटी और डिसीजन मेकिंग पावर जो थी जनरल याह्या खां के हाथ में थी। लेकिन जनरल याह्या खां क्योंकि वॉरफेयर में हार गए तो इन्होंने अपनी एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया और कहा नहीं, अब मैं इस पोस्ट पर नहीं रहूँगा। क्योंकि एक शेम होती है एक आर्मी मैन के लिए कि आप अपने दुश्मन से हार गए हैं। तो क्रिटिसाइज़ तो हो ही रहे थे जनरल याह्या खां कि आप इतने एफिशिएंट भी नहीं हैं कि मिलिट्री मैन होके और आप पाकिस्तान को ठीक से लीड नहीं कर पाए। इसलिए जनरल याह्या खान 1971 में रिज़ाइन कर दिया। आगे देखते हैं 1971 के बाद कौन आया पाकिस्तान में। ये स्टूडेंट्स, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जनरल याह्या खान कब तक थे? 1969 टू 1971। अब 1971 में क्या हुआ कि 1971 में जुल्फ़िकार इलेक्शन हुए। जनरल याह्या खान ने रिज़ाइन कर दिया। लेटर ऑन यहाँ पे हुए पाकिस्तान में इलेक्शन कंटेस्ट जब किए गए थे तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट एंड लेटर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट थे क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इंडिया से डिफरेंट था। इंडिया से डिफरेंट इसलिए था कि यहाँ पे पाकिस्तान में पहले प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था और प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं हुआ करती थी। लेकिन इसीलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उनको ज़्यादा पावरफुल होना था। अब ज़्यादा पावरफुल होना था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पहले वहाँ ज़्यादा पावर हुआ करती थी। लेकिन 1973 में क्या हुआ? 1973 में ये हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज किया। बहुत बड़ा चेंज ये किया, देखो 71 में तो ये बंदा बना है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट बने हैं। जस्ट आफ्टर 2 years जुल्फ़िकार अली भुट्टो डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना। या फिर उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम को चेंज किया और उसमें कौन सा सिस्टम लाया? पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडियन सिस्टम के जैसा है। इंडिया का मॉडल इन्होंने भी अडॉप्ट किया 1973 में। अब इंडिया में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? इंडिया में ज़्यादा पावरफुल होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ज़्यादा पावरफुल होते हैं इंडिया में। अब प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो 1973 से सिंस 1973 पाकिस्तान में जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो प्रेसिडेंट थे, अब इनको तो और पावर चाहिए। अब पावर चाहिए तो पावर किसके पास आ गई? अब पावर आ गई प्राइम मिनिस्टर के पास। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में क्या किया? 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने प्रेसिडेंट की पोस्ट से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और रिज़ाइन करने के बाद इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करके कौन सी पोस्ट पे ज़्यादा पावर है? प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर बन गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेकिन स्टूडेंट्स हुआ ये कि 1973 में ही 1973 जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया का मॉडल अडॉप्ट किया इन्होंने, उसके बाद 1973 टू 77 ये ज़िया उल हक जो थे, ज़िया उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कू कर दिया और कू करने के बाद ये खुद पाकिस्तान के रूलर बन गए लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनरल ज़िया उल हक जो हैं उनकी 1977 में एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई।
डेथ हो गई किसकी, जनरल जिया उल हक की 1977 में। फिर 1977 के बाद अगर अपन देखें 1977 टू 1982 पाकिस्तान में इस दौरान रहा था पूरा का पूरा मिलिट्री रूल। एंड फ्रॉम 1982 टू 88, अब 1982 से लेकर 88 तक डेमोक्रेटिक रूल रहा। और 1988 के बाद एक्चुअली हुआ क्या था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लेटर ऑन असासिनेशन हो गया था, मर्डर हो गया था। तो बेनज़ीर भुट्टो जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डॉटर थी, इन्होंने अपने फादर के असासिनेशन, उनके मर्डर का रिवेंज लेने के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्होंने इंटरवीन किया, पार्टिसिपेट किया। बाकी बेनज़ीर भुट्टो तो लंदन में रहती थी, वो पाकिस्तान में रहती ही नहीं थी, लेकिन फादर के असासिनेशन का रिवेंज लेने के लिए बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में आई। और बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो प्राइम मिनिस्टर बनी पाकिस्तान की। बेनज़ीर भुट्टो के बाद कुछ टाइम के बाद नवाज़ शरीफ आ गए, क्योंकि डेमोक्रेसी भी स्टेबल रही नहीं। नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, फिर वापस भुट्टो बनी, फिर शरीफ बने। तो ऐसे इनके बीच में टिल 1999 तक चलता रहा। 1988 टू 1999 ये जो 11 ईयर्स हैं, मीनवाइल इन 11 ईयर्स में हुआ क्या हुआ, ये एक बार भुट्टो बनी, दूसरी बार नवाज़ शरीफ, वापस भुट्टो आती, फिर नवाज़ शरीफ आते, तो ऐसे चलता रहा। लेकिन 1999 में ये जो डेमोक्रेसी थी वो क्योंकि स्टेबल नहीं है, एक बार कोई आ रहा है कुछ टाइम के लिए, 11 ईयर्स के टाइम में पाकिस्तान में 4 प्राइम मिनिस्टर आ गए, तो ये इनस्टेबिलिटी थी पाकिस्तान की। और इस इनस्टेबिलिटी को बेस बनाते हुए जो पाकिस्तान के एक और जनरल थे, जनरल परवेज मुशर्रफ ने, लास्ट टाइम कौन रहा था 1999 में, नवाज़ शरीफ। तो परवेज़ मुशर्रफ ने ये जो नवाज़ शरीफ हैं, इन नवाज़ शरीफ को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस क्यों किया, इनके सामने जनरल जो परवेज़ मुशर्रफ थे, इन्होंने पाकिस्तान के सिविलियंस के सामने 2 और 3 आर्ग्यूमेंट्स रखे कि क्यों वो नवाज़ शरीफ को रिप्लेस कर रहे हैं। देयर वर 2 मेजर आर्ग्यूमेंट्स। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि ये सबसे पहले तो इनस्टेबल हैं, जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की वो इनस्टेबल है। 11 सालों में तो आप 4 बार बदल लिए प्राइम मिनिस्टर, कभी भुट्टो आती, कभी शरीफ आते, वापस भुट्टो आती, वापस शरीफ आती, ये क्या चला रखा है आपने, आपको रूल करना नहीं आता। ये फर्स्ट एलिगेशन लगाया था परवेज मुशर्रफ ने। एंड अनदर वॉज 1999 का जो कारगिल वॉर था। 1999 में पाकिस्तान ने इंडिया पर वापस अटैक किया था। अब वापस अटैक किया था इस टाइम पर, तो इस अटैक के टाइम पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। अब क्योंकि पाकिस्तान कारगिल वॉर भी इंडिया से हार गया, अब कारगिल वॉर भी हार गया, तो पाकिस्तान के जो सिविलियंस थे उनमें बड़ा अनरेस्ट था कि हम लोग इंडिया से कभी जीते ही नहीं हैं, हम तो हमेशा हारते आ रहे हैं। तो इस अनरेस्ट का भी डिसएडवांटेज लिया था परवेज़ मुशर्रफ ने, और परवेज़ मुशर्रफ ने इसका डिसएडवांटेज लेते हुए नवाज शरीफ जो कि 1999 में प्राइम मिनिस्टर थे, इनको कू कर दिया, इनको रिप्लेस कर दिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर वर 2 मेजर आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट was unstable government and another was defeat of Pakistan in Kargil war with India. ये 2 बड़े रीजंस आर्गूमेंट्स दिए थे और इसके बेस पर ही इन्होंने कू कर दिया जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। आगे की स्टोरी स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, डाउट और प्रॉब्लम, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली. This is me, Rajni Gagwani. Thank you so much. Signing off.